हेलो बच्चों, कैसे सब बढ़िया होंगे। आज चैप्टर की बात करते हैं किरण प्रकाशी की। इससे संबंधित कुछ टॉपिक्स रह गए, थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट के टॉपिक्स हैं, उनके बारे में आज ज़्यादा चर्चा करेंगे। तो उससे पहले आपने काफ़ी चीज़ें पढ़ ली होगी इससे संबंधित। इसमें प्रिज्म का प्रोतांक है, पतले लेंसों का संयोजन है, और लेंस मेकर सूत्र हो गया, या अपवर्तन का गोलीय प्रतांक का सूत्र हो गया, या आपका लेंस सूत्र हो गया, दर्पण सूत्र हो गया, एफ और आर के मध्य संबंध हो गया, और उनसे संबंधित सूक्ष्मदर्शी है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, सरल सूक्ष्मदर्शी, खगोलीय अपवर्तन, दूरदर्शी, काफ़ी चीज़ें आपने पढ़ ली। अब मैं ये सोचता हूँ कि जो चीज़ें थ्योरी बेस रह गई उनके बारे में आज थोड़ी सी चर्चा करते हैं, क्योंकि उनके बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। क्या पता कब कोई पर्सन आ जाए कंपटीशन से संबंधित, तब आप इसका आंसर बड़े आराम से देख सकते हो। ये चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि आप उनके नोट्स बनाएं, बट ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि एक बार ये दिमाग से रिवीजन हो जाता है, ये अपडेट हो जाती हैं। वो चीज़ें आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी। उनमें तो आपको क्या है, कैलकुलेशन का ध्यान रखना पड़ेगा, डायग्राम का ध्यान रखना पड़ेगा, हर एक बारीकी से समझ के चलना पड़ेगा। इनमें क्या होता है कि इनमें कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कुछ परिभाषाएं हैं, कुछ चित्र हैं। आप एक बार अच्छी तरह से देख लोगे तो ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो आप टॉपिक लेते हैं, बिना समय खराब किए हुए देखते हैं। पार्श्विक विस्थापन, ये छोटा सा टॉपिक है, कई बार पूछ लेते हैं कि आखिरकार होता क्या है। पार्श्विक विस्थापन, इसमें क्या होता है बच्चों, एक तरह की कांच की स्लेब होती है, ठीक है, ये आपकी कांच की स्लेब, इसके अंदर एक अभिलंब होती है। अब कह रहा है कि ये जो किरण है, ये किरण, या एक काम करते हैं, इसके नीचे ले लेते हैं तो दिक्कत नहीं होगी ना। ये आपके छोटी स्लेब लेते हैं, ये छोटी स्लेब है और ये अभिलंब है। अब ये प्रकाश की किरण है, ये जाने तो ऐसी चीज है, पर ये क्या हो जाएगा, अभिलंब की तरफ झुक जाएगी और ये इधर आ जाएगी, और ये किरण यहाँ से जा रही। तो ये जो किरण है, ये तो जाएगी आपतित किरण आई, और यह जाता है आर, और यह जाती है निर्गत किरण। इनके जो मध्य की डिस्टेंस है वो डी होती है, इनके मध्य की डिस्टेंस डी होती है, होती है पार्श्विक दूरी। विस्थापन को भी दूरी से व्यक्त करते हैं बच्चों, आप देखते हो ना, वेग बराबर विस्थापन बटा समय या दूरी बटा समय। तो आप पार्श्विक दूरी या पार्श्विक विस्थापन लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब ये होती है, जब कोई सूर्य की प्रकाश की किरण कांच की स्लेब में से गुजरती है तो अभिलंब से झुक जाती है, या मूल पथ से विचलित हो जाती है, अभिलंब की तरफ झुक जाती है, और वापिस निर्गत किरण है वो मुड़ जाती है सीधी रेखा में। इस प्रकार की घटना को बोलते हैं पार्श्विक विस्थापन। तो इसमें आपतित किरण, तो इसकी परिभाषा हो जाएगी आपतित किरण व निर्गत किरण। मध्य की दूरी, दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। और ये टी मोटाई की परत है, तो इसका सूत्र हो जाएगा टी साइन आई माइनस आर सेक आर, पार्श्विक विस्थापन डी है, इसका सूत्र हो जाएगा। ये इतना सा बताना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए पार्श्विक विस्थापन किसे कहते हैं, या पार्श्विक विस्थापन की दूरी किसे कहते हैं, या इसकी परिभाषा समझाइए, या इससे एक नामांकित चित्र बनाइए, तब आपको करना कुछ नहीं है। सूर्य की प्रकाश की किरण जब किसी कांच की स्लेब से टकराती है तो अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है, या विलंब की तरफ झुक जाती है, और वापस निर्गत किरण की तरफ बाहर निकल जाती है। इसी घटना को बोलते हैं पार्श्विक विस्थापन, जिसे डी से व्यक्त किया जाता है। और ये जो कैपिटल डी 1 सेंटीमीटर की दूरी होती है दोनों डिस्टेंस के मध्य की, यही दूरी बोलते हैं पार्श्विक दूरी। इसका सूत्र होता है टी साइन, टी है इस परत की मोटाई, और साइन आई माइनस आर, एक तो आई कोण है एक आर कोण है, और सेक आर, इतना इसका मान होता है। या आप इसको कोज के रूप में भी निरूपित कर सकते हो, टी साइन आई माइनस आर 1 अपॉन कोज आर।
1/cos r को sec r से भी व्यक्त किया जाता है। ये बच्चों आपका हो गया पार्श्विक विस्थापन। अब इस पार्ट को देखिए, समझने के बाद छोटे छोटे टॉपिक पे चर्चा करते हैं आज थोड़ा सा। बेसिकली ज़्यादा कोई खास नहीं है, ये चीज़ें ऐसी हैं कि एक बार थोड़ा सा समराइजेशन कर लें कि कुछ टॉपिक्स रह गिनने जाएं, कौन सी चीज़ें कैसे यूज करते हैं, कौन सा पार्ट किस में ऐड किया हुआ है, इस बारे में आज थोड़ी सी चर्चा करते हैं। ध्यान से देखिए बच्चों। अब देखिए बच्चों अपवर्तन के उदाहरण। अब अपवर्तन के उदाहरण अगर आपसे पूछ ले जाए तो देखिए, अपवर्तन के बारे में आपने समझ लिया होगा। बेसिकली क्या समझा कि जब कोई सूर्य की प्रकाश की किरण जब किसी पृष्ठ से टकराकर इस दिशा में जानी चाहिए, बट वो अपनी मूल दिशा से विचलित हो जाती है, अभिलंब की तरफ झुक जाती है, और ये आपका आर कोण हो जाता है, ये आपका आई कोण हो जाता है। आई और आर एक दूसरे से बराबर है। ये आपका हो जाता है माध्यम 1 और ये माध्यम 2। जब कोई सूर्य की प्रकाश की किरण जब कांच की स्लेब या एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है, अभिलंब की तरफ झुक जाती है। इसी घटना को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित जितने भी जो एग्जाम्पल्स हैं वो आपको थोड़ा सा बेसिकली समझ लीजिए, ज़्यादा कोई खास नहीं है। इसका पार्ट लेते हैं दो। फर्स्ट पार्ट है आभासी गहराई। आभासी गहराई ज्ञात करते हैं। आभासी गहराई का मतलब ये होता है बच्चों, एक पात्र लेते हैं, एक पात्र के अंदर क्या होता है, सिक्का रखा हुआ है और यह पानी की मात्रा भर दिया। ठीक है। अब कह रहा है कि इसकी जो डिस्टेंस है वो टोटल तो है h, यह तो है वास्तविक गहराई। अब ये जो सिक्का वो यहां नजर आएगा पानी के ऊपर, तो अब कह रहा है कि इसका जो प्रतिबिंब है तो यहां प्रेक्षक है, और ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ये हो जाएगी h डैश। इसका अप्रोतांक जब ज्ञात करते हैं तो वास्तविक गहराई आभासी गहराई, वास्तविक गहराई h है और h डैश है, ये म्यू का मान आ गया। तो इसका मतलब ये होता है कि जब भी सिक्के को, नहीं तो आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो घर में। आप एक पात्र लीजिए, पात्र में सिक्का रखिए और सिक्का रखने पे उसमें पानी मत डालिए और पीछे की तरफ देखेंगे, कुछ समय बाद या कुछ दूरी तय कर लेते हैं तो वो सिक्का नजर नहीं आता है। अब आप क्या कीजिए, उसमें पानी डाल दीजिए। पानी डालते ही आपको सिक्का कुछ ऊपर उठता हुआ प्रतीत होता है, या बाल्टी में या पात्र में, कहीं पे भी, कांच का पात्र हो या कुछ भी हो, वहां आप सिक्का रखिए, उसको पानी से भर दिए। ये सिक्का आपको ऊपर उठता हुआ नजर आएगा, यहाँ नजर आएगा ही। और यहाँ का जो ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वर को ये लगेगा कि ये सिक्का पेंदे से कुछ ऊपर उठता हुआ दिखाई देगा, और जबकि रियल में वो सिक्का पेंदे पर स्थित है। बट वो कारण क्या है, अपवर्तन का। ये विचलित हो जाती है, ये अपने पथ से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। विचलित होने के कारण ही ये क्या होता है, इसमें अपवर्तन की घटना होती है। तो एक तो ये होगा। दूसरा, सूर्य उदय से पूर्व है, मानी सुबह के समय में जब सूर्य उदय होता है उससे पहले और सूर्यास्त के बाद। सूर्य का दिखाई देना, इसका मतलब यह होगा कि जब कोई पृथ्वी ऑब्जर्वेशन है, मानी प्रेक्षक है, प्रेक्षक मानी व्यक्ति। प्रेक्षक का मतलब कोई नया नाम नहीं है, प्रेक्षक का मतलब आम जनता जो लोग अपन देखते हैं, जैसे मैं हो गया, आप हो गए, हम एक प्रेक्षक हैं, देखने वाले। अब कह रहा है कि ये जो आपकी रियल स्थिति है पृथ्वी से, अब एक आपका सूर्य ये, एक आपका सूर्य ये, अब इससे ये प्रतिबिंब और ये से प्रतिबिंब। अब इस प्रेक्षक को यह लगता है कि जैसे ये पृथ्वी का क्षैतिज दिशा है, अक्षैतिज, और सूर्य ये वास्तविक प्रतिबिंब है।
वास्तविक सूर्य, ये आभासी सूर्य। तो सूर्य अपने समय के अनुसार जैसे ही वो अस्त होता है, तो अस्त होने के बाद वो प्रेक्षक का जो प्रतिबिंब है वो ये नजर आएगा कि सूर्य अभी भी अस्त नहीं हुआ, वो उदय है। उसको आभासी मान का ज्ञान होगा। आभासी क्यों होगा? कि अपने पथ से वो विचलित हो जाती है। विचलित होने की घटना को बोलते हैं अपवर्तन। यह था बेसिक। तो जब कोई वायुमंडल से संगन माध्यम में प्रवेश करती है, अपने पथ से विचलित हो जाती है। विचलित होने के कारण जो इसकी रियल पोजीशन है वो आभासी में कन्वर्ट हो जाती है, और आभासी के आधार पर यह तय करता है कि अभी सूर्य तय अस्त नहीं हुआ। यही इसका मेन लॉजिक कारण है। ये घटना किससे संबंधित है? ये अपवर्तन के कारण है। जैसे आपने सिक्के की नजर देखी, वैसे ये ऑब्जर्वेशन को ये लगता है कि सूर्य अस्त नहीं हुआ है, अभी भी उदय के तौर पे काम कर रहा है। अस्त होने में टाइम लगेगा क्योंकि वो आभासी को देख रहा है, वो वास्तविक को नहीं दिख पा रहा है। अक्षैतिज दिशा के नीचे की तरफ वो नहीं देख पा रहा है, ऊपर वाली आभासी मान को वो एक्सेप्ट कर रहा है। इस वजह से वो क्या है, सूर्यास्त से समय के बाद भी उसको सूर्य दिखता हुआ नजर आता है, और जबकि रियल में ऐसा होता नहीं है। वो आभासी वर्चुअल के कारण ही उसको ये इमेज लगती है कि अभी भी सूर्य अस्त नहीं हुआ। ये इनके दो एग्जाम्पल्स हैं, बड़े आराम से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब अपन बात करते हैं, नया टॉपिक पे चर्चा करते हैं। तब तक के लिए क्या करें, आप इस पार्ट को देखिए। अब देखिए बच्चों, नया टॉपिक है क्रांति कोण। कई बार पूछ लेते हैं इससे संबंधित। क्रांति कोण। देखो बच्चों, क्रांति कोण का मतलब ये होता है कि ये आपकी एक अक्षैतिज सतह है। इसमें क्या होता है कि ये एक अभिलंब है, और ये जब आपतित किरण है और यह लंबवत से निकल जाती है, ये कोण सी है। क्रांति कोण को सी से व्यक्त करते हैं, और ये एक तरह के 90 डिग्री का कोण में बदल जाती है। यह अपवर्तन कोण है। ठीक है। अब स्नेल के नियम से ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले परिभाषा बनते हैं कि आपतित किरण यह संगन माध्यम है, यह विरलन माध्यम, U2। अब आपतित किरण जब अपवर्तन किरण 90 डिग्री कोण पे घूम जाए या 90 डिग्री कोण बना ले, इस घटना को बोलते हैं क्रांतिक कोण। तो जब आपतित किरण अपवर्तन कोण इस घटना को क्रांति कोण कहते हैं। क्रांति कोण IC से व्यक्त किया जाता है। स्नेल का नियम से। क्या बच्चों? U1 sin C, U2 sin 90। sin 90 का मान कितना होता है? 1। तो ये इक्वेशन आ जाएगी U1 sin C U2। तो sin C बराबर U2 अपॉन U1, और sin C बराबर 1 अपॉन U2। ये आपका क्रांति कोण की इक्वेशन आ गई। और sin 90 का मान कितना होता है बच्चों? 1 होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब कोई सूर्य की प्रकाश की किरण जब किसी सतह से टकराने के बाद अब वो अपवर्तन 90 डिग्री के कोण पे झुक जाए, वह 90 डिग्री का कोण बना ले, इस घटना को बोलते हैं क्रांति कोण। क्रांति कोण को IC से व्यक्त किया जाता है। और आपको ये देखना है कि स्नेल का नियम कहता है साइन I बराबर साइन R। I व R दोनों के मान आपस में बराबर होते हैं। इस कंडीशन में U1 है वो फर्स्ट माध्यम है, U2 है सेकंड माध्यम है, U क्या है? ये अपवर्तनांक कांस्टेंट है। U1 sin C और sin 90 का मान 1 होता है। U2 आ गया, UT के नीचे U1 आ गया, और 1 2
ये 2 के सापेक्ष 1 का अपूर्णांक है। इस तरह से स्नेल का नियम ज्ञात कर सकते हो। ये आपके साथ में इक्वेशन है, कोई ज़्यादा कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं। आप इस डायग्राम पे ध्यान दीजिए, आप इसकी नॉर्मल परिभाषा बनाइए, ये कैसे काम करता है इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। ये था क्रांति कोण। क्रांति कोण का मतलब होता है कि अपवर्तन का जो कोण है, आपतित किरण जो अपवर्तन का कोण 90 डिग्री बना ले, उसी घटना को बोलते हैं क्रांति कोण। तो इसका मतलब 90 डिग्री का जो कोण बना लेती है ना अपवर्तन, तभी क्रांति कोण का निर्माण होता है या क्रांति कोण बना सकती है। ये एक एडवांटेज है। तो इसका जो मेन जो लॉजिक है वो ये है 90 डिग्री एंगल से। ये आपका पार्ट हो गया क्रांति कोण। देखिए नया टॉपिक चर्चा करते हैं। अब देखिए बच्चों, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के जितने भी जो एग्जांपल्स हैं उनके बारे में समझेंगे। हेडिंग डाल दीजिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, फर्स्ट तो है मरीचिका, सेकंड क्या है हीरा, थर्ड क्या है प्रिज्म, और चौथा क्या है प्रकाशीय तंतु। या इसको प्रकाशीय तंतु लिख देते हैं। अगर वो पूछ ले कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कुछ एग्जांपल्स दीजिए, तब आपको ये देने हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। एक तो है मरीचिका, एक है हीरा, एक है प्रिज्म, एक है प्रकाशीय तंतु। ये कैसे काम करते हैं देखो। मरीचिका एक भ्रम होता है। रेगिस्तान के दिनों में, गर्मियों के दिनों में आपने साधन चलाए होंगे, आपने गाड़ी या जीप या बस या कार जो भी आपने चलाई होगी, तो रोड के कुछ दूर तक आपको यह नजर आता है कि वहां पानी इकट्ठा हुआ है, और वहां पास में जाकर देखते हैं तो रियल में वहां पानी नजर नहीं आता है। वो एक भ्रम पैदा हो जाता है। इसी भ्रम किसकी वजह से होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से होता है। उसको बोलते हैं मरीचिका। जैसे देखिए कि ये आपका क्षैतिज दिशा है, यहां से एक पेड़ है, इसके प्रांतिक परिवर्तन बना, यह उल्टा नजर आता है, और ये टकराता, प्रेक्षक को ये नजर आता है, प्रेक्षक को। तो कह रहा है कि तब ताप बढ़ता है तो यूं अपवर्तन घटता है। तो मैं ज्यादा खास लॉजिक नहीं बता पाऊंगा, बट थोड़ा सा कंसेप्ट समझिए। मरीचिका का मतलब होता है एक प्रकाशीय भ्रम। जब कोई पेड़ नजर आता है खड़ा हुआ, तो उस तालाब से देखोगे वो उल्टा नजर आता है, यह भ्रम पैदा हो जाता है। यह भ्रम क्यों होता है? क्योंकि जब सतह से गर्म हवाएं चलती हैं, गर्मियों के दिनों में जब परत से नीचे की जो गर्म हवाएं आती हैं वो हल्की हो जाती हैं, और वो बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना की वजह से उसका जो प्रतिबिंब है वो उल्टा नजर आने लगता है। इसी को बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये एक मरीचिका है, ये एक भ्रम पैदा करती है, और रियल में वास्तविकता ऐसा कुछ नहीं होती है कि नीचे की सतह से गर्म हवाएं होने के कारण तापमान का मान बढ़ जाता है और अपवर्तन का मान घट जाता है। इस वजह से पूर्ण रूप से बार बार आंतरिक परावर्तन होता है। इसी घटना से यह मरीचिका का भ्रम पैदा होता है। हीरा एक कठोर चतुस्संयोजी क्रिस्टलीय संरचना है, और ये कार्बनिक यौगिक है, और ये क्या है एज ए कुचालक है। बट इसका जो क्रांति कोण है ना वो कम होता है, 24.4 होता है। और आपने देखा है कि क्रांति कोण का अधिकतम मान कितना होता है? अधिकतम मान 90 होता है। ये हीरे का होता है, तो इसका एक कम होता है। कम होने की वजह से प्रकाश बार बार गुजरता है, बार बार जैसे हीरे पर टकराता है उतनी ज्यादा मात्रा में पूर्ण आंतरिक परावर्तन पैदा करता है। इसी की वजह से सबसे ज्यादा हीरा चमकता है। और रियल जो हीरे होते हैं, डायमंड्स होते हैं, वो जब टेस्टिंग करते हैं तो आप इस माध्यम से टेस्टिंग कर सकते हो कि ये डायमंड्स रियल में असली है या नकली है। जब आप प्रकाश उस पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन का प्रकाश गुजारते हो और इसका क्रांति कोण 24.4 डिग्री आ रहा है और बार बार TRI उत्पन्न कर रहा है, इसका मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन उत्पन्न हो रहा है, तो ये देख सकते हो ये वास्तव में हीरा
रियल है। अगर डुप्लीकेट हीरा होगा तो उसका क्रांतिक कोण 24.4 डिग्री नहीं होगा, ज्यादा होगा, और ज्यादा होने के कारण वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन घटना उत्पन्न नहीं करेगा। ये आपका हो जाएगा हीरा। हीरे के बारे में लिख सकते हो। अब है प्रिज्म। प्रिज्म का मतलब होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, जैसे एक प्रिज्म ले लिया आपने यहां से और यहां से टकरा दी, ये यहां से गई और ये यहां से गई, एक तो ये हो गया, तो ये तो 90 डिग्री का कोण बना दिया, ठीक है। तो ये ए बी, तो ये ए डैश बी डैश। तो कहने का मतलब प्रिज्म में 90 व 180 डिग्री एंगल पे जब कोई प्रकाश की किरण मुड़ती है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना को उत्पन्न करती है, पूर्ण आंतरिक घटनाओं का उदाहरण पेश करती है। इसी से बोलते हैं प्रिज्म। प्रिज्म का मतलब ये होता है एक प्रकाशीय तंतु होता है, सूर्य के प्रकाश की किरण गुजारते हैं तो 7 कलर में विभाजित करती है, इसी घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। बट ये एंगल है जो 90 व 180 डिग्री से एंगल से जितना भी ये प्रिज्म के कोण मुड़ती है, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना का उदाहरण है। और दूसरा होता है प्रकाशीय तंतु, एक क्लेडिंग लगी होती है ऐसे, और इसमें प्रकाशीय तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना गुजारते हैं। ये क्लेडिंग है, ये कोर है। यह प्रकाशीय तंतु वहां उपयोग होता है जो संचार प्रणाली में निर्वात के वैक्यूम में जो फाइबर केबल डालते हैं समुद्र के अंदर, उस केबल के अंदर जो निर्वात के अंदर जो प्रकाशीय तंतु होता है, या जैसे टेलीफोन लाइन होती है, इनमें यूज किया जाता है। और उसकी अधिकतम मात्रा क्लेडिंग होती है जो बाहर की सतह पर होती है, अंदर का जो तंतु है प्रकाश पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना से टकरा रहा है और ये उत्पन्न करता है, और ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना से संबंधित है। यह सबसे ज्यादा संचार प्रणाली में किया जाता है प्रकाशीय तंतु का उपयोग करने में। ये आपके पार्ट हो गए 4 पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना से संबंधित। अगर आपसे एग्जाम्पल पूछें तो ये लिखना मरीचिका, प्रिज्म, हीरा, प्रकाशीय तंतु। अपवर्तन की घटना से पूछें तो ये लिखे सिक्के का ऊपर उठता नजर आना, सूर्योदय सूर्यास्त के बाद में सूर्य का दिखाई देना, यह आपके अपवर्तन की घटना है। यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना है। और पार्श्व विस्थापन का मतलब होता है आपतित किरण व निर्गत किरण के मध्य की दूरी या डिस्टेंस को पार्श्व विस्थापन कहते हैं। ये आपका पार्ट हो गया। अब बात करते हैं नया टॉपिक। इतने में बच्चों समझिए, आगे मैं शेयर करता हूं। अब देखिए बच्चों, इंद्रधनुष। इंद्रधनुष क्या है? अभी बरसात का समय चल रहा है। बरसात होने के तुरंत बाद जैसे सूर्य की किरण निकलती हैं और सूर्य की किरण बूंद पे टकराती हैं, और टकराती हैं तो वहाँ अपवर्तन भी होता है, परावर्तन भी होता है, विक्षेपण भी होता है। इनकी सारी घटनाएं सम्मिलित होती हैं। इसी घटनाओं का संबंधित का जो संयोग है उसी का नाम दिया इंद्रधनुष। देखो कैसे, और ये नजर कैसे आती है देखना बच्चों। देखिए, मैं मेरी तरफ आप पोजीशन को समझिए कि सूर्य का प्रकाश है, वो क्या है, ये बूंद है, और ये सूर्य का प्रकाश की बूंद पे टकराएगा। आप इस दिशा में होना, उसके पीछे नहीं, उसके सामने खड़े होना। इससे क्या होगा, अपवर्तन की घटना होगी, परावर्तन और विक्षेपण। इन तीनों घटनाएं सम्मिलित होती हैं तभी इंद्रधनुष का निर्माण होता है। तो इसका मतलब होता है कि बारिश के दिनों में, बारिश होने के बाद आसमान में छोटी छोटी बूंदें रह जाती हैं वायुमंडल में, संगम माध्यम में। जैसे संगम माध्यम में छोटी छोटी बूंदें रह जाती है, सूर्य का प्रकाश उन बूंदों पर गिरता है तो उसमें अपवर्तन, परावर्तन, विक्षेपण की घटनाएं सम्मिलित होती हैं। इसी के कारण अपन को इंद्रधनुष दिखाई देती है। और इंद्रधनुष 2 प्रकार की होती है, एक प्राथमिक इंद्रधनुष, एक होती है द्वितीय या दूसरी इंद्रधनुष। तो प्राथमिक और द्वितीय इंद्रधनुष के बारे में समझते हैं, क्या क्या इनका मेन एडवांटेज है। समझ लीजिए, ज्यादा इसमें दिमाग मत लगाइए, क्वेश्चन नहीं पूछेंगे आपसे। आप 12th के लेवल के बच्चे हो, आप बोर्ड क्लास के बच्चे हो। 12th का लेवल जब कंपटीशन में आते हैं वहाँ न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। अभी आपके पास समय नहीं रहा बच्चों, क्योंकि कोरोना का समय चल रहा है, तो आपकी जो थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अब आज का जो वर्तमान जो युग है वो कंपटीशन का युग है, क्योंकि आपको जल्दी से जल्दी जॉब लेने की जरूरत पड़ती है। अपन पढ़ाई क्यों करते हैं कि प्लेटफॉर्म को अच्छा सेट करके कहीं ना कहीं जॉब पाए।
तो वहाँ जब जॉब की एग्जाम देते हैं, वहाँ कंपटीशन लेवल के पर्सन आते हैं, वहाँ कोई आपको ये नहीं पूछता है इंद्रधनुष किसे कहते हैं, आप टाइप करके लिख दो तो आपको नंबर दे देगा, नहीं। वो आपसे न्यूमेरिकल करवाएगा या न्यूमेरिकल्स पूछेगा या कोई ट्रिकी पर्सन पूछेगा, उनसे संबंधित आपको कितना ज्ञान है या नहीं है। तो इनके बारे में थोड़ा सा बात बेसिकली ऐसे करा रहा हूँ कि ये चैप्टर में थोड़ा बहुत जानकारी हो जाए बच्चों को, नहीं अदरवाइज ऐसे पार्ट को मैं नहीं पढ़ाता हूँ, छोटे छोटे पार्ट को। जो मेन लॉजिक्स होते हैं कि किन से संबंधित पर्सन बनाए जाते हैं, क्या पर्सन पूछे जाते हैं, एक बोर्ड क्लास का जो लेवल होता है, अगर यही क्लास में 10th क्लास होती है, 8वीं क्लास होती है, 7वीं, तो मैं इंद्रधनुष का निर्माण करता, उनके डायग्राम बनाता, उन बच्चों की तरह बहुत ही बारीकी से तरीके से एक्सप्लेन करता। बट आप 12th क्लास के स्टूडेंट हो, आपको ये मैटर नहीं करता है कि इन चीज़ों को बहुत ही थ्योरी से डिटेल में पढ़ें। आप आराम से घर जाके पढ़ सकते हो थ्योरी का पोर्शन, जो कैलकुलेशन जो पार्ट होती हैं या ड्राइव होते हैं, डेरिवेशन होती हैं, उनमें थोड़ा सा लॉजिक लगाने की जरूरत पड़ती है, वहाँ कंसेप्ट चलते हैं। इंद्रधनुष आपको समझ में आ गया कि बारिश के बाद कुछ बूंदें वायुमंडल में रह जाती है, वहाँ सूर्य का प्रकाश गिरता है, वहाँ अपवर्तन परावर्तन विक्षेपण की घटनाएं सम्मिलित होती हैं, इसी को बोलते हैं इंद्रधनुष। ये दो प्रकार की होती है, एक तो क्या होती है प्राथमिक इंद्रधनुष, एक होती है द्वितीयक इंद्रधनुष। देखो इसमें अंतर क्या है, फर्स्ट अंतर क्या देख लीजिए, जब सूर्य के प्रकाश की किरण बूंद पर गिरती है ना, थोड़ा सा लिख देता हूं, थोड़ा सा मैं थ्योरी लिख देता हूं। जब सूर्य का प्रकाश बूंद पर गिरता है, दो बार अपवर्तन होता है, एक बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन, उसे प्राथमिक इंद्रधनुष कहते हैं। प्राथमिक इंद्रधनुष इसमें बाहरी किनारा लाल होता है, आंतरिक किनारा ब्लू या नीला। प्राथमिक इंद्रधनुष 40 डिग्री और 42 डिग्री का कोण होता है, इतने कोण से वो मूव करती है। प्राथमिक इंद्रधनुष में ये होता है कि जैसे सूर्य का प्रकाश जब बूंद से गिरता है, बूंद से गिरने के बाद उसमें दो बार तो अपवर्तन की घटना होती है, एक बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है। वो बाहर की दिशा में लाल कलर नजर आता है और नीचे की साइड में नीला कलर आता है। यह आपकी प्राथमिक इंद्रधनुष की निशानी है। द्वितीयक इंद्रधनुष में थोड़ा सा इसमें चेंज होता है, इसमें दो बार तो अपवर्तन होता है और दो बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। परावर्तन की घटना होती है। ठीक है बच्चों, इसमें जो बाहरी किनारा है वो नीला होता है और आंतरिक किनारा वो लाल होता है और इसके जो कोण है वो 50 डिग्री से 53 डिग्री तक झुक जाते हैं। कहने का मतलब लॉजिक्स पकड़ो बच्चों, बस कंसेप्ट को पकड़ो आप, ये लैंग्वेज मत पकड़ो आप, थ्योरी में क्या लिखा हुआ है। मेन कहने का मतलब यहाँ दो बार अपवर्तन एक बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, यह प्राथमिक इंद्रधनुष की निशानी है।
दूसरे में क्या हो गया, 2 बार अपवर्तन 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना उत्पन्न होती है। यह इंद्रधनुष हो गई द्वितीयक। द्वितीयक इंद्रधनुष में ऊपर से आपको ब्लू कलर नजर आता है, नीचे से लाल कलर नजर आता है। प्राथमिक इंद्रधनुष में ऊपर से लाल कलर, नीचे से ब्लू कलर नजर आता है। इनका जो कोण होता है वो 40 से 42 डिग्री तक मूव करता है, इसका 50 से 53 डिग्री कोण का मूव करता है। और इंद्रधनुष का मतलब होगा कि सूर्य के प्रकाश की किरण जब गिरती है तो उसमें विक्षेपण उत्पन्न होता है, अपवर्तन होता है, परावर्तन होता है, इन सारी की घटनाएं सम्मिलित होती हैं। इसी घटना को बोलते हैं इंद्रधनुष। ये आपका पार्ट हो गया, आप थोड़ा सा पढ़िए और आप विद्वान बच्चे हैं, थोड़ा सा देखोगे क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट और आगे टॉपिक पे बढ़ते। इतने में मैं नया टॉपिक लेके आता हूँ, इतने में आप चर्चा कीजिए। प्रकाश का प्रकीर्ण देखिए बच्चों, देखिए बच्चों, प्रकाश का प्रकीर्ण ये होती क्या है, थोड़ा सा परिभाषा में लिख देता हूं, थोड़ी सी समझ में जाए। जब सूर्य का प्रकाश अणु परमाणु पर गिरता है, जब सूर्य का प्रकाश अणु परमाणु पर गिरता है तो छोटे छोटे कणों के रूप में प्रकीर्ण हो जाता है। कणों के रूप में क्या हो जाता है, प्रकीर्ण रंग, अलग अलग रंग से प्रकाश का प्रकीर्ण कहते हैं। अब इनका रेले एक साइंटिस्ट था, रेले ने क्या कहा, ने कहा प्रकाश की तीव्रता प्रकाश के तरंग दैर्घ्य के चतुर्थ घात तो व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रकाश का प्रकीर्ण, प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य की कोटि है, प्रकाश का द्वारक तरंग दैर्घ्य कोटि का होना चाहिए। लगभग लैम्डा के बराबर। यह तो रेले ने कहा, रेले ने एक नियम भी दिया था प्रकीर्ण की घटना। क्या क्या घटना है बच्चों, पहली घटना लेते ही आसमान का नीला दिखाई देना। तो प्रकाश का प्रकीर्ण होता है कि जब सूर्य के प्रकाश की किरण छोटे छोटे अणु परमाणु पर गिरता है तो वो क्या है, अलग अलग कलरों में विभाजित हो जाता है, प्रकीर्ण हो जाता है छोटे छोटे कणों के रूप में। इसी घटना को बोलते हैं प्रकाश का प्रकीर्ण। इसमें सबसे बड़ा पार्ट होता है कि प्रकाश की जो तीव्रता है वो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब है गया कि अगर आपकी इंटेंसिटी है वो लैम्डा की घात के 4 के बराबर होती, ये आपको याद रखना है, इतने घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो ये इसका जो द्वारक है, तरंग दैर्घ्य का द्वारक, वो प्रकाश के कोटि के आकार का होना चाहिए। ये अगर बराबर है तभी जाकर ये काम करेगा, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा प्रकीर्ण। और अब कह रहा है कि आसमान का नीला दिखाई देना। अब आम
रियल में अपन सुनते हैं या आसमान को सुबह या शाम जब देखते हो तो आकाश नीला नजर आता है, और जबकि रियल में देखा जाए तो आकाश ब्लैक कलर का होल है, काला है रियल में देखा जाए। नीला क्यों दिखाई देता है कि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में गिरता है, वायुमंडल में गिरने के बाद में वो अलग अलग कलरों में विभाजित हो जाता है, प्रकीर्ण हो जाता है, तो हमारी आंखों तक पहुंचता है। वो बाकी के कलर तो क्या हो जाते हैं, प्रकीर्ण हो जाते हैं। वो लाल कलर प्रकीर्ण नहीं होता है। और सबसे ज्यादा कौन सा कलर प्रकीर्ण होता है, वो होता है नीला कलर। नीला कलर का प्रकीर्ण में मात्रा ज्यादा होती है, और लाल कलर में प्रकीर्ण की मात्रा क्या होती है, कम होती है। लाल कलर सबसे ज्यादा दूरी तय कर सकता है, बट प्रकीर्ण की मात्रा सबसे कम होगी। तो आसमान में क्या होगा कि ये जो नीला कलर है ये सबसे ज्यादा प्रकीर्ण की मात्रा फैलेगा। इस वजह से हमारी आंखों के सामने जो नजर आएगा वो ये नजर आएगा कि आसमान नीला नजर आता है, और जबकि नीला नहीं है। और यह एग्जाम्पल दूसरा देखा जाए कि सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, इसका मतलब यह हो गया कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी इतनी ज्यादा हो जाती है कि बाकी के कलर प्रकीर्ण की मात्रा में विलुप्त हो जाते हैं, और लाल कलर ही नजर आता है, वो सबसे ज्यादा दूरी तय करता है। इस वजह से हमारी आंखों तक पहुंचता है, वो लाल कलर पहुंचता है, बाकी के कलर विलुप्त हो जाते हैं, प्रकीर्ण हो जाते हैं। इस माध्यम से अपन को यह कह सकते हैं कि प्रकीर्ण की एक घटना यह भी है, सूर्योदय व सूर्यास्त के समय भी बाद सूर्य का लाल दिखाई देना, यह भी एक घटना है। आसमान का नीला दिखाई देना, आसमान का नीला इसलिए दिखाई देता है कि इसमें प्रकीर्ण की मात्रा ज्यादा होती है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय यह दिखाई देता है कि वहां दूरी तय करता है सबसे ज्यादा पृथ्वी और सूर्य के मध्य की, तब वो लाल नजर आता है। और लाल कलर के जो संकेत होते हैं दुर्घटना क्षेत्र में बनाते हैं, जो रेलवे की जो लाइन्स होती हैं या रेलवे की जो ट्रेन है उनके पीछे इंडिकेटर लगाता है डिम्पर, वो लाल की तरह टिमटिमाता है, तो अपन को नजर आता है कि ट्रेन नजर नहीं आ रही पर वो लाल बत्ती नजर आ जाती है नाइट में। तो इस वजह से वो वेवलेंथ है वो बहुत ज़्यादा दूरी तय करती है, प्रकीर्ण नहीं करती है, बिखरती नहीं है। ये इसका सबसे बड़ा पार्ट होता है। ये आपने समझ लिया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक समझ में आ गया होगा बच्चों। ये कुछ पार्ट्स थे, मैंने आपको समझा दिया, कोई और रह भी गया होगा छोटा मोटा वो कभी डिस्कस करके आपको बता देते हैं। इसी वीडियो के साथ मैं कंप्लीट करता हूँ। आपको उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। आप थ्योरी को थोड़ा पढ़ लीजिए, थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिए। इन बातों को समझ कर आप थोड़ा सा चैप्टर का अध्ययन करेंगे टेक्स्ट बुक से, बहुत कुछ चीज़ सीखने को मिलेगी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। नए बच्चे उनको आप शेयर कीजिए, तो उन्हीं का भी भला हो जाए, आपका भला होगा, उन्हीं का भला होगा। और शिक्षा एक ऐसी चीज़ है वो बांटने में फायदा होती है, जितना बांटोगे उतना ही ज्ञान को प्राप्त करोगे। मैं आपसे बांट रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ, आप पढ़ोगे किसी दूसरे को ज्ञान दोगे वो सीखेगा। तो इसमें कितने लोगों का फायदा होता है, और सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म होता है यूट्यूब। यूट्यूब के माध्यम से मैं कहीं कहाँ मैं हूँ, पढ़ा कहाँ रहा हूँ, आप सीख कहाँ रहे हो। तो एक सोशल मीडिया भी बहुत बड़ा एक मार्केट है सीखने के लिए। इसी उम्मीद के साथ मैं कहता हूँ कि वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं। नया वीडियो नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। और आप पढ़ते रहिए, तब तक के लिए शुक्रिया।